नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, इससे पहले हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं और उन 2 कक्षाओं में सबसे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसमें तो हमने भाषा के संदर्भ में यानी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से चरणों से होकर हिंदी भाषा को गुजरना पड़ा था, हिंदी भाषा की विकास की यात्रा क्या रही है, भाषा क्या है, इसके संदर्भ में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। और वो भी केवल सामान्य जानकारी, जो कि हम एक व्याकरण को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस व्याकरण को पढ़ने से पहले भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित जो जानकारी हमें होना जरूरी होती है, केवल उतनी ही जानकारी हमने वहाँ ग्रहण की थी। और दूसरी जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने व्याकरण जो शब्द है उस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ा था कि व्याकरण शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। आज की जो हमारी क्लास होगी मित्रों, ये क्लास है वाक्य से संबंधित। आज की जो क्लास है ये वाक्य से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। वाक्य हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक मान लें, हम ये कह सकते हैं कि वाक्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्य से संबंधित अभी रीट की एग्जाम आएगी तो रीट की एग्जाम में तो वाक्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्रत्येक रीट की एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम आगे पूरा पढ़ेंगे। और जैसे अभी एसआई की एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस एसआई की एग्ज़ाम है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वाक्य जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। देखो मित्रों, वाक्य के संदर्भ में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा और हम देखेंगे कि देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे जो हिंदी व्याकरण है उसमें वर्ण, और वर्ण के बाद में आते हैं शब्द, और शब्द के बाद में आते हैं वाक्य। और हमने ये पहले पढ़ लिया है कि हिंदी व्याकरण जो है इसके 3 उपविभाग हैं, 3 भाग हैं। एक तो वर्णमाला, एक शब्द परिचय और एक वाक्य परिचय। पूरी जो हिंदी व्याकरण है वो इन 3 से ही मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ते हैं, उसके बाद में शब्द विचार पढ़ते हैं और उसके बाद में वाक्य विचार पढ़ते हैं। आपका यहाँ प्रश्न हो सकता है कि पहले वर्ण विचार हमें पढ़ना चाहिए था, आप वाक्य विचार क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी रीट की जो एग्ज़ाम है उस रीट की एग्ज़ाम के लिए वाक्य जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि रीट में वर्णमाला से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वाक्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब देखो मित्रों, एक छोटा बालक जब विद्यालय में जाता है, छोटा बालक जब विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले हम उसको क्या सिखाते हैं भाई? सबसे पहले हम एक बार उसको इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन, इसके ऊपर लाइन खींचना सिखाते हैं। बिल्कुल, ये सिखाया जाता है। उसके बाद में बालक इसके ऊपर लाइन खींचने लग जाता है ऐसे, यानी पेंसिल। ये क्यों सिखाया जाता है? ये पेंसिल पकड़ने के लिए और पेंसिल को चलाए कैसे बालक, इसके लिए सिखाया जाता है। और जैसे ही बालक पेंसिल पकड़ने लग जाता है और पेंसिल पकड़ने लग जाता है तो हम उस बालक को फिर कै वर्णमाला सिखाते हैं, उस बालक को हम मैं, उस बालक को हम ले, ये सब हम वर्णमाला के अंदर उस बालक को सिखाते हैं। अब जैसे ही बालक ने वर्णमाला लिखनी सीख गया, ए अनार लिखने लग गया, क गड़े लिखने लग गया, तो उसके बाद में अगली जो स्टेज है उसके ऊपर हम उस बालक को लेकर जाते हैं और अगली जो कै प्लस मैं प्लस ले, और उस बालक को हम बताते हैं देखो कै प्लस मैं प्लस ले, और इनको मिलाकर बोल दो तो क्या बनता है? कमल बनता है। ये हम उस बालक को सिखाते हैं। अब हम उस बालक को बताते हैं कि ये क्या है? वर्ण है। मैं भी क्या है? एक वर्ण है। और ले भी क्या है? ले भी एक वर्ण है। और इनमें क्या हो गया? प्लस चिन्ह लग गया, मेल हो गया। तो जो ये वर्णों का मेल हुआ और वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना।
वर्णों के मेल से क्या बना, शब्द बना। तो शब्द हम किसे कह देंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी ये जो वर्णों का मेल हो रहा है, ये वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए, निरर्थक मेल नहीं होना चाहिए। जब ये सार्थक मेल होगा तभी वो क्या कहलाएगा, तभी शब्द कहलाएगा, अन्यथा वह शब्द नहीं कहलाएगा। यानी निरर्थक मेल नहीं होना चाहिए। अब देखो, शब्द के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि जो वर्णों का ऐसा समूह है जो सार्थक हो उसे ही क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। तो यहाँ देखो, वर्णों के मेल से क्या बन गया, शब्द बन गया। वर्णों के मेल से क्या बन गया, शब्द बन गया। अब उसके बाद में हम उस बालक को सिखाते हैं कि जैसे कमल है और उस बालक को हमने सिखाया कमल खिल रहे हैं। हमने उस बालक को ये सिखा दिया कमल खिल रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये भी क्या है, एक शब्द है, और ये जो खिलना है ये भी क्या है, एक शब्द है, और प्लस, तो यहाँ शब्दों का क्या हुआ, मेल हुआ, और शब्दों का मेल हुआ तो वो बराबर क्या बन गया, वाक्य बन गया। यहाँ क्या हो रहा था, वर्णों का मेल, और यहाँ क्या हो रहा है, शब्दों का मेल। तो वर्णों का सार्थक मेल तो शब्द कहलाता है, और शब्दों का जो सार्थक मेल है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम भी क्या है, एक शब्द है, पुस्तक भी एक क्या है, शब्द है, और पढ़ता है भी एक क्या है, शब्द है। धन चिन्ह लगा दो इनके बीच में। शब्दों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य। लेकिन ये मेल कैसा होना चाहिए, ये मेल सार्थक होना चाहिए। तो शब्दों का जो सार्थक मेल होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का जो मेल है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। लेकिन जो शब्दों का मेल है वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक शब्दों का मेल नहीं होना चाहिए। यदि वाक्य में निरर्थक शब्दों का मेल हो रहा है तो वो एक वाक्य नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा। अब जैसे देखो, शब्दों का जो मेल है वो सार्थक होना चाहिए। जैसे नटखट बटरी खात है, अब ये है तो शब्द, नटखट ये है तो शब्द। जैसे मैं इसको लिखूं कि मैंने बोला, देखो मैंने क्या बोला, नटखट बटरी खात है, नटखट बटरी खात है। अब मैंने लिख दिया, ये भी क्या शब्द है, आप कह सकते हैं कि ये शब्द है। चलो मान लिया आपने इसको भी शब्द बता रहे हैं, इसको भी एक क्या बता रहे हैं, शब्द बता रहे हैं। लेकिन आप इससे क्या अर्थ समझ रहे हैं, नटखट बटरी खात है से, इससे आपको क्या अर्थ समझ में आया, क्या भाव समझ में आया, कोई भाव समझ में नहीं आ रहा। इसका मेल यहाँ, इसका मतलब यहाँ शब्दों का जो मेल हुआ है वो शब्दों का मेल क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। और यदि शब्दों का मेल सार्थक नहीं है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्दों का मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, निरर्थक मेल नहीं होना चाहिए। ये तो एक इसकी हमने साधारण परिभाषा देख ली वाक्य की, कि शब्दों का जो मेल होता है उस शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद में मित्रों देखो, एक जो वाक्य है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जो वक्ता की पूरी बात को व्यक्त करता है। यानी जो बोलने वाला वक्ता है उस बोलने वाले वक्ता की पूरी बात को स्पष्ट करता है या उसकी पूरी बात को व्यक्त करता है, वही क्या है, वाक्य है। एक वक्ता वाक्य इकाई का सहारा लेकर ही उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं, वो अगले को क्या कर सकता है, समझा सकता है। एक यानी हम ये कह सकते हैं कि वाक्य
सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा वक्ता का पूरा आशय स्पष्ट होता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ भी लिखा, जैसे राम लिख दिया मैंने, अब ये शब्द है, लेकिन इससे आप कोई अर्थ थोड़ी समझ रहे हैं। यानी कि अब मैं जो मेरे विचार हैं वो विचार मैं कहना चाह रहा हूँ कि राम ने रावण को मारा, ये पूरा बोलता मैं तब तो ये क्या होता है, एक वाक्य होता। लेकिन मैंने एक शब्द लिख दिया राम। क्या आप इससे मेरे जो विचार हैं उसको समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या नहीं है, वाक्य नहीं है। हाँ, ये क्या है, एक शब्द है। ये क्या है, शब्द है। तो ध्यान रखना, वाक्य के द्वारा एक वक्ता अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है, पूरी तरह से स्पष्ट कर सकता है। अगर वाक्य इकाई नहीं होगी तो एक जो वक्ता होता है वो अपने विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता। अब इसके बाद में देखो मित्रों, मैंने कहा कि सार्थक और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। देखो, शब्दों का जो समूह है वो सार्थक होना चाहिए और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। व्यवस्थित समूह का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिखा था, राम पुस्तक पढ़ता है। ये उदाहरण मैंने लिखा था आपके सामने, राम पुस्तक पढ़ता है। यदि इसी उदाहरण को मैं ऐसे लिख दूं, पढ़ता है राम पुस्तक, इस उदाहरण को मैंने कैसे लिख दिया, पढ़ता है राम पुस्तक। ये व्यवस्थित समूह नहीं है, ये शब्दों का क्या नहीं है, व्यवस्थित समूह नहीं है। तो शब्दों का जो समूह है वो व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित से क्या मतलब है कि जो उस वाक्य में शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का क्रम ऐसा होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। अगर वाक्य में शब्दों का क्रम व्याकरण के नियमानुसार है तो वो जो है वो एक व्यवस्थित इकाई के रूप में होगा। लेकिन इस वाक्य में शब्दों का व्यवस्थित समूह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, उसके बाद में कर्म आना चाहिए और उसके बाद में क्रिया आनी चाहिए। जबकि यहाँ सबसे पहले क्या आ रही है, क्रिया, और उसके बाद में कर्ता आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। तो क्रिया सबसे पहले आ रही है, कर्ता 2 नंबर पे जा रहा है और कर्म अंत में जा रहा है। तो ये शब्दों का क्या नहीं है, व्यवस्थित समूह नहीं है। तो ध्यान दें, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह यानी जो वक्ता के विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट करता है या वक्ता के विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। एक हमने ये पढ़ा, सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, सार्थक शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब जो प्राचीन व्याकरण है, या जो हम कहें, देखो एक परिभाषा और यहाँ देखनी है मित्रों हमें, और वो परिभाषा किसके अनुसार है, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार। ये प्राचीन व्याकरणों के अनुसार है। ये प्राचीन व्याकरणों क्या है, मैंने बताया था, जहाँ व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उस व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता है उस व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो जो प्राचीन व्याकरण है वो वाक्य की परिभाषा के संदर्भ में क्या कहते हैं, वो कहते हैं सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है। देखो मैं लिख रहा हूँ इस परिभाषा को, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है, ऐसा समूह है जिसमें आकांक्षा सन्निधि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें आकांक्षा, सन्निधि, पदक्रम, अन्वय तथा योग्यता हो।
उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। प्राचीन जो व्याकरण है उन्होंने क्या बताया, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें आकांक्षा हो, सन्निधि हो, पदक्रम हो, अन्वय हो तथा योग्यता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब उन्होंने देखो ये जो प्राचीन व्याकरण है इन्होंने क्या किया कि इस परिभाषा में एक तो सार्थक शब्द का प्रयोग किया, एक आकांक्षा शब्द का प्रयोग किया, एक सन्निधि शब्द का प्रयोग किया, एक पदक्रम शब्द का प्रयोग किया, एक अन्वय शब्द का प्रयोग किया और एक योग्यता शब्द का प्रयोग किया। इन 6 शब्दों का प्रयोग किया। तो इन 6 शब्दों का प्रयोग करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि एक वाक्य जो होता है उस वाक्य में ये जो 6 तत्व हैं, ये 6 तत्व होने चाहिए। अगर वो वाक्य इन 6 तत्वों पे खरा उतर रहा है तो वो वाक्य है, और यदि उसमें कोई भी एक तत्व की कमी हो गई तो वो वाक्य नहीं है। तो ये जो इस परिभाषा में 6 शब्द आए हैं ये वाक्य के क्या माने गए हैं, आवश्यक तत्व माने गए हैं। ये वाक्य की आवश्यक कसौटियाँ मानी गई हैं। इनके बिना एक जो वाक्य होता है वो क्या होता है, अधूरा होता है। तो ध्यान दें, वाक्य के तत्व कितने होते हैं, 6 तत्व होते हैं वाक्य के। सार्थकता होती है, आकांक्षा होती है, सन्निधि होती है, पदक्रम, अन्वय और योग्यता। ये 6 क्या होते हैं, एक वाक्य के तत्व या हम कसौटियाँ भी कह सकते हैं। तो आपसे सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक वाक्य के कितने तत्व होते हैं, एक वाक्य के 6 तत्व होते हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है एक वाक्य की कितनी कसौटियाँ होती हैं। तो वाक्य की जो कसौटियाँ होंगी वो भी कितनी होंगी, 6 कसौटियाँ होंगी। अब इन 6 कसौटियों से संबंधित प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। इन 6 तत्वों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इन सभी 6 तत्वों का हम विस्तार से अभी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि सार्थकता क्या होती है, आकांक्षा क्या है, सन्निधि क्या है, पदक्रम क्या है, अन्वय क्या है, योग्यता क्या है, और इन 6 से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, उन सबको अब हम पढ़ेंगे। तो देखो निष्कर्ष निकल कर आया, यह क्या निष्कर्ष निकला कि वाक्य के 6 तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। यानी एक वाक्य जो होता है उसके 6 तत्व होते हैं, या हम तत्व की जगह क्या कह सकते हैं, कसौटियाँ कह सकते हैं, या वाक्य की 6 कसौटियाँ होती हैं। दोनों में से चाहे कोई सा भी आ जाए, दोनों क्या हैं, सही हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना मित्रों, एक तो होता है 6 और एक होता है 6 जिसके आगे हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये वाला अशुद्ध है, ये वाला शुद्ध है। बहुत जगह हम विसर्ग वाला ही लिखते हैं और विसर्ग वाले को ही हम शुद्ध मान बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखना विसर्ग वाला शुद्ध नहीं है। जिसमें है की ध्वनि आएगी वो 6 होगा, वो क्या होगा, शुद्ध होगा, सार्थक होगा। अब देखिए 6 तत्वों में देखो सबसे पहला तत्व जो है वो लेते हैं हम आकांक्षा। देखो वाक्य का जो सबसे पहला तत्व या जो सबसे पहली कसौटी आती है वो क्या है, आकांक्षा है। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। आकांक्षा का क्या अर्थ होता है, इच्छा। यानी अब यहाँ इच्छा तत्व वाक्य में कैसा होना चाहिए, यानी जब बोलने वाला जो वक्ता है वो जो कुछ बोलता रहता है और बोलते बोलते मान लीजिए वह रुक गया। अब जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके मन में यदि आगे जानने की इच्छा जागृत हो गई, उनके मन में आगे जानने की आकांक्षा जागृत हो गई कि हाँ ये वक्ता आगे क्या बोलेगा, तो इसका मतलब अभी तक जो बोल रहा था वो क्या था, वाक्य था। अगर जो श्रोता हैं, श्रोताओं के मन में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या इच्छा जागृत नहीं होती है तो वो एक क्या नहीं होता है, वाक्य नहीं होता है। यानी एक जो वाक्य है उस वाक्य में आकांक्षा या इच्छा होनी चाहिए। वो या हम ये कहें कि जो वक्ता है एक वाक्य को आधा पढ़ लिया और आधा पढ़ते ही आगे उसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं इसको आगे और पढ़ूँ, आगे जानने की यानी आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो वाक्य कहलाएगा। और यदि उसमें आकांक्षा या इच्छा नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने
एक उदाहरण लिखा और मैंने लिखा दशरथ नंदन, मैंने उदाहरण लिखा दशरथ नंदन राम ने। अब आगे इसको छोड़ दिया, आगे मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ये उदाहरण बोला, ये वाक्य बोला और यहाँ मैंने बोलना बंद कर दिया, और जो सुनने वाले श्रोता हैं, जैसे मान लीजिए इस समय आप सुन रहे हैं, तो आपके मन में यदि आगे जानने की इच्छा जागृत हो गई है, आकांक्षा जागृत हो गई है, तो इसका मतलब मैंने जो बोला है वो एक क्या है, वाक्य है। वो क्या है कि वाक्य है। अब जैसे पढ़ने वाला जो पाठक है वो पढ़ेगा दशरथ नंदन राम ने, अब आगे उसकी इच्छा जागृत होगी कि हाँ इस वाक्य में आगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ने वाले के मन में आगे इच्छा जागृत हो रही है, आकांक्षा जागृत हो रही है कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो वह पढ़ रहा है पाठक, वो क्या है, एक वाक्य है। इसके बाद में जो दूसरी इकाई होती है, वो तत्व होता है, दूसरा तत्व होता है मित्रों सार्थकता। दूसरा जो तत्व है वो क्या है, सार्थकता, या हम कह सकते हैं कि दूसरी जो कसौटी है वो क्या है, सार्थकता। वाक्य में जो पद आ रहे हैं, देखो यहाँ एक बार थोड़ा मैं आपको शब्द और पद, शब्द के बारे में हमने पढ़ लिया कि वर्णों का सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब पद पढ़ें, पद क्या है, क्योंकि मैं बार बार पद जो है शब्द इसका प्रयोग करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि पद हम किसे कहते हैं। देखो पद जो है, देखो शब्द है वही एक पद है, शब्द है वही क्या है कि पद है। मैंने क्या कहा कि जो शब्द है वही क्या है कि पद है, लेकिन वो शब्द पद कब बनेगा, जब इस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जा रहा है। जब इस शब्द का प्रयोग यदि हमने वाक्य में कर लिया तो वाक्य में करने के बाद में ये शब्द नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। बात समझ में आई। मैंने कहा जो कुछ आपके सामने, जैसे मैंने लिखा राम, ये एक क्या है, शब्द है, ये क्या है कि शब्द है। मैंने आपके सामने लिखा दशरथ, तो ये दशरथ भी क्या है, एक शब्द है। मैंने आपके सामने लिखा रावण, तो ये रावण भी एक क्या है, शब्द है। लेकिन इस राम, दशरथ, रावण, इन शब्दों का प्रयोग जैसे मैंने यहाँ वाक्य में कर लिया, दशरथ नंदन राम ने, मैं इन शब्दों का प्रयोग किस में कर रहा हूँ, वाक्य में कर रहा हूँ। अब यहाँ जो दशरथ है वो शब्द न होकर क्या होगा, पद होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाए तो वो शब्द न कहलाकर वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाए तो वह पद कहलाता है, शब्द नहीं कहलाता है। वह शब्द तब तक रहता है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के बाद में वह शब्द नहीं होगा, वह क्या होगा, पद होगा। तो ध्यान रखें पद किसे कहते हैं। अब देखो सार्थकता, सार्थकता क्या होती है, एक जो वाक्य है उस वाक्य में जितने पदों का प्रयोग किया गया है। अब देखो मैं बार बार पद बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि हाँ वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं वही क्या है, पद हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब मैंने लिखा सार्थकता, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए, निर्थक नहीं होने चाहिए। एक वाक्य में निर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यदि किसी वाक्य में निर्थक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वह एक वाक्य नहीं होगा। उस वाक्य में सार्थकता नामक जो कसौटी है, उस वाक्य में सार्थकता नामक जो तत्व है, उस तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वाक्य में जितने भी पदों का प्रयोग किया जाता है वो पद क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। अभी जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण बोला था, नटखट, नटखट, बटखट, बटखट, नटरी, खात है। अब ये भाई
पद है नटकट बटकट नटरी, लेकिन ये निर्थक है। ये पद क्या है? निर्थक पद है। इससे जो बोलने वाला वक्ता है उसका कोई आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है। बोलने वाला जो वक्ता है उसका कोई विचार यहाँ उसका व्यक्त नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ क्या है? सभी निर्थक पद हैं। तो सार्थकता से समझ गए, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं वो सार्थक होने चाहिए। प्रश्न देखो, मैं बताऊं प्रश्न कैसे पूछेगा। ऊपर वाक्य लिख देगा, अब वाक्य लिख के उसमें दे देगा इस उपयुक्त वाक्य में किस तत्व की कमी है, उपयुक्त वाक्य में किस कसौटी की कमी है, उपयुक्त वाक्य में क्या दोष है। तो ध्यान रखना, यदि उस वाक्य में कोई निर्थक पद आ रहा है तो इसका मतलब उसमें सार्थकता नामक जो तत्व है, सार्थकता नामक जो कसौटी है, उसकी क्या है? कमी है, उसका दोष है। फिर देखिए तीसरा जो है वो क्या है। अभी मैं यानी ऑप्शन के ऊपर आधारित प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि इन तत्वों या कसौटियों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तीसरा जो है, तीसरा होता है मित्रों योग्यता। तीसरा क्या है? योग्यता। योग्यता में देखो क्या आएगा, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं उन पदों में एक दूसरे की योग्यता पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। दोबारा सुने, ध्यान से सुने, बस आराम से। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं हम? वाक्य का तीसरा तत्व, वाक्य की तीसरी कसौटी योग्यता पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो योग्यता है तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद होते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही पद आ रहा है और उस एक पद से वाक्य बन जाएगा। एक से अधिक क्या होंगे? पद होंगे उस वाक्य में। तो उस वाक्य में जो एक से अधिक पद आ रहे हैं उन पदों में एक दूसरे की योग्यता पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो पद एक दूसरे की योग्यता को पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो क्या नहीं है? वो वाक्य नहीं है। उस वाक्य में योग्यता नामक तत्व या योग्यता नामक कसौटी की क्या है? कमी है। जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया सूर्य पश्चिम में उदय होता है। अब मैंने यहाँ लिखने को तो ये लिख दिया कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है, लेकिन आपको पता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ जो सूर्य पद आया है और जो उदय होना पद आया है, क्या इन दोनों पदों की योग्यता को पश्चिम जो पद है वो पूरी कर रहा है? बिल्कुल भी पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि सूर्य और उदय होना की योग्यता को पश्चिम पूरी नहीं कर सकता। यहाँ पूर्व शब्द आता तो वो उसकी योग्यता को पूरी कर देता। इसका मतलब इस वाक्य में योग्यता नामक जो तत्व होता है उसकी क्या है? कमी है। और उदाहरण देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कहा जाए पेड़ों को अग्नि से सींचो। मैंने बोला पेड़ों को अग्नि से सींचो। अब भाई आपको पता है कि एक पद इसमें पेड़ आ रहा है, दूसरा आ रहा है सींचना और एक आ रहा है अग्नि। तो जो पेड़ और सींचना पद है, क्या उनकी योग्यता को अग्नि जो पद है वो पूरी करेगा? बिल्कुल पूरी नहीं करेगा। आपको पता है पेड़ किससे सींचे जाते हैं? पेड़ पानी से सींचे जाते हैं। अगर वहाँ पानी शब्द आता, पानी पद आता तो वहाँ एक दूसरे पद की योग्यता पूरी हो जाती, लेकिन पानी पद वहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए एक दूसरे की योग्यता पूरी नहीं हो रही है। इसी प्रकार से आपको वाक्य लिख देगा, वाक्य में यानी यही वाक्य लिख देगा, पेड़ों को अग्नि से सींचो। उपयुक्त वाक्य में किस तत्व की कमी है? उपयुक्त वाक्य में किस कसौटी की कमी है? उपयुक्त वाक्य में क्या कमी है? उपयुक्त वाक्य में क्या दोष है? और ऑप्शन दे देगा सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। अब आपको पता है कि यहाँ जो अग्नि है वो इन दो पदों की योग्यता को पूरी नहीं कर रहा है, तो इसमें योग्यता नामक तत्व की कमी है, योग्यता नामक कसौटी की कमी है, योग्यता नामक क्या है? दोष है, या योग्यता नामक जो हम ये कहें कि तत्व होता है उसकी क्या है? इसमें कमी है। तो मैं आशा करता हूँ कि योग्यता वाला आपको समझ में
आ गया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं वो एक दूसरे की योग्यता पूरी करने वाले पद होने चाहिए। 3 तत्व हम पढ़ चुके हैं, चौथा तत्व हम पढ़ते हैं। 3 तत्वों में पहला तत्व हमने पढ़ा आकांक्षा, दूसरा जो तत्व था वो हमने पढ़ा सार्थकता, तीसरा जो तत्व है वो हमने पढ़ा योग्यता। अब जो चौथा तत्व आता है वो है मित्रों सन्निधि या निकटता। दूसरा जो तत्व है वो है सन्निधि या निकटता। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है एक वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं वो एक दूसरे के निकट होने चाहिए, उनमें रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद एक दूसरे के निकट नहीं हैं तो इसका मतलब उस वाक्य में सन्निधि निकटता नहीं है। उस वाक्य में जो पद आ रहे हैं उन पदों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। रिक्त स्थान का मतलब है बोलने वाला जो वक्ता है वो बोलने वाला वक्ता बोलते बोलते बीच में रुकना नहीं चाहिए। एक यानी जो हम ये कहें कि लगातार जो होता है एक जो धारा प्रवाह जो होता है उस धारा प्रवाह में उसको बोलते रहना चाहिए। जैसे देखिए मैंने कहा वीर हनुमान, या ऐसे ही कहा मैंने वीर, फिर मैं रुक गया, मैंने वीर बोला फिर मैं रुक गया, इसका मतलब बीच में क्या आ गया? रिक्त स्थान आ गया। फिर मैं बोल रहा हूँ हनुमान, फिर मैं बोलते बोलते रुक गया, फिर यहाँ वाक्य के बीच में क्या आ गया? रिक्त स्थान आ गया। फिर मैं बोलते बोलते रुक गया, यहाँ भी रिक्त स्थान आ गया। वीर हनुमान ने लंका में, अब मैं फिर रुक गया, तो ये क्या वाक्य है? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? इसका मतलब यहाँ जो वाक्य के जो पद हैं वो एक दूसरे के क्या नहीं है? निकट नहीं है। ये जो वाक्य के पद हैं वो एक दूसरे के निकट होने चाहिए। इस प्रकार से वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? सन्निधि या निकटता। अरे इससे समझ जाना, निकटता यानी वाक्य के जो पद हैं वो एक दूसरे के निकट होने चाहिए, दूर दूर नहीं होने चाहिए, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद में 5वां जो तत्व आता है, 5वां तत्व है मित्रों पदक्रम। 5वां जो तत्व है वो क्या है? पदक्रम। देखो आप इस पदक्रम के अर्थ से समझ रहे होंगे, पद धन कर्म यानी पदों का जो क्रम है। देखो इसमें एक तो पद आया और दूसरा क्या आया? कर्म। और पदक्रम से क्या बना? पद धन क्रम से क्या बन गया? पदक्रम बन गया। अब इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है उससे क्या बन गया? पदक्रम। अब ये जो पदक्रम है वो किसके अनुसार होना चाहिए? व्याकरण के नियमानुसार। पदों का जो क्रम है वो व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। यदि किसी वाक्य में पदों का जो क्रम है वो व्याकरण के नियमानुसार नहीं है तो वो एक क्या नहीं है? वो एक वाक्य नहीं है। तो यहाँ हमने समझा वाक्य में जो पद हैं उनका क्रम व्याकरण के नियमानुसार। व्याकरण का नियम क्या कहता है? व्याकरण का नियम कहता है सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्रिया। एक वाक्य जो होता है उसमें सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म और सबसे अंत में किसका प्रयोग होना चाहिए? क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। अगर कर्ता से संबंधित कोई पद आ रहा है वो कर्ता से पहले रखिए, कर्म से संबंधित यदि कोई पद आ रहा है तो उसको कर्म से पहले रखिए, अगर क्रिया से संबंधित कोई पद आ रहा है तो उसको क्रिया से पहले रखिए। लेकिन इनको उल्टा मत करिए कि क्रिया को आप पहले रख रहे हैं, कर्ता को बीच में ला रहे हैं, कर्म को अंत में ले जा रहे हैं। यहाँ व्याकरण का जो एक नियम है वो व्याकरण का नियम क्या हो जाता है? यानी वहाँ आप व्याकरण के नियम की क्या करते हैं? अनुपालना नहीं करते हैं। तो ध्यान दें, व्याकरण का नियम कहता है सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण लिखा था, दशरथ
दशरथ नंदन राम ने, और इसको मैं ऐसे लिख दूं कि मारा राम ने रावण को, रावण को, ये मैंने लिख दिया इसको। अब दशरथ मारा राम ने रावण को, यहाँ पदों का जो क्रम है वो व्याकरण के नियमानुसार नहीं है। सबसे पहले क्या आना चाहिए था, दशरथ, उसके बाद में दशरथ नंदन, दशरथ नंदन राम ने रावण को मारा। ये वाक्य ऐसे होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था, दशरथ नंदन राम ने रावण को मारा। अगर इस प्रकार से होता ये वाक्य, तो देखिए यहाँ सबसे पहले मारने वाला कौन है, मारने वाला राम, और जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक सबसे पहले आता है। देखो इसको पूरा समझाता हूँ इस वाक्य को। हमने देखा कि पद क्रम में हमने पढ़ा, वाक्य में जो पदों का क्रम है वो किसके अनुसार होना चाहिए, वो व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। दशरथ नंदन राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पदों का क्रम क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म, और सबसे अंत में क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। अगर कर्ता से संबंधित कोई पद आ रहा है, कर्ता से पहले, कर्म से संबंधित पद आ रहा है, कर्म से पहले, क्रिया से संबंधित पद आ रहा है, तो उसको क्रिया से पहले रखो। अब यहाँ देखो, मारने वाला कौन है भी, राम, क्रिया को करने वाला कौन है, राम, और जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता। मारने का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण के ऊपर पड़ रहा है। तो रावण क्या हो गया, कर्म, और मारना क्या है, क्रिया। अब देख लो यहाँ पदों का क्रम, सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म, और उसके बाद में क्रिया। और यहाँ दशरथ नंदन, ये कर्ता से संबंधित शब्द था, कर्ता से संबंधित। आगे हम पढ़ेंगे कर्ता का विस्तार, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये कर्ता से संबंधित पद था, वो कर्ता से पहले आ रहा है, ये कर्ता के बाद में तो नहीं गया ना। ऐसे तो नहीं लिखा हमने, राम ने दशरथ नंदन रावण को मारा, नहीं लिखा ना, क्योंकि फिर तो वाक्य में यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता। दशरथ नंदन कौन हो जाता, फिर रावण हो जाता। तो इसी प्रकार से वाक्य में जो पदों का क्रम है वो पदों का क्रम किसके अनुसार होना चाहिए, व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। अगर पदों का क्रम हम व्याकरण के नियमानुसार नहीं रखते हैं तो वहाँ फिर अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। और छठवीं जो कसौटी है वो है अन्वय। वो क्या है, अन्वय। देखो अन्वय क्या होता है, वाक्य में जो कर्ता और कर्म आ रहे हैं, या इसको आप ऐसे समझ लो कि ये लिंग वचन काल से संबंधित है, लिंग वचन काल से संबंधित है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो लिंग वचन काल हैं वो उस वाक्य की क्रिया के अनुसार होने चाहिए। यानी क्रिया जो है, क्रिया जो है वो किसके अनुसार होनी चाहिए, उचित लिंग वचन काल के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी वाक्य की क्रिया, किसी भी वाक्य की क्रिया उचित लिंग वचन काल के अनुसार होनी चाहिए। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है और यदि कर्ता एक वचन का है, पुल्लिंग का है, तो क्रिया भी किसकी आनी चाहिए, एक वचन पुल्लिंग की आनी चाहिए। यदि कर्ता मान लीजिए स्त्रीलिंग का है, बहुवचन है, तो क्रिया भी किसकी आनी चाहिए, बहुवचन स्त्रीलिंग की आनी चाहिए। जैसे देखो मैंने लिख दिया राम पत्थर लिखती है, मैंने क्या लिखा, राम पत्थर लिखती है। यहाँ क्रिया राम के अनुसार है, यहाँ क्रिया किसके अनुसार है, राम के अनुसार है। राम क्या है, पुल्लिंग, राम क्या है, पुल्लिंग है, और क्रिया किसकी आ रही है, स्त्रीलिंग की। इसका मतलब इसमें अन्वय संबंधी दोष है। इसका मतलब इस वाक्य में किससे संबंधित दोष है, अन्वय से संबंधित दोष है। क्या होना चाहिए था, राम पत्थर लिखता है,
रामपत्र लिखता है। तो वाक्य में उचित लिंग वचन काल का प्रयोग होना चाहिए। यदि वाक्य में उचित लिंग वचन काल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उस वाक्य में अन्वय से संबंधित क्या हो जाता है, दोष हो जाता है, या अन्वय नामक तत्व की कमी हो जाती है, या अन्वय नामक कसौटी की कमी हो जाती है। ये थे वाक्य के 6 तत्व या वाक्य की 6 कसौटियाँ। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो भी देखो आप। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए राकेश खाना बनाती है, मैंने ये वाक्य लिख दिया और आगे लिख देगा उपयुक्त वाक्य में कौन से तत्व की कमी है, कौन सी कसौटी की कमी है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है, और आपके सामने ऑप्शन डाल देगा जैसे सार्थकता, दूसरा ऑप्शन डाल देगा योग्यता, तीसरा ऑप्शन डाल देगा पदक्रम, और चौथा ऑप्शन डाल देगा अन्वय। इस प्रकार से ऑप्शन डाल दिए। अब आपको पता है राकेश खाना बनाती है, राकेश पुल्लिंग है, क्रिया किसकी आ रही है, स्त्रीलिंग की, और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही हो रहा है। तो जब कर्ता पुल्लिंग है तो जो क्रिया है ये क्रिया भी क्या होनी चाहिए थी, पुल्लिंग होनी चाहिए थी। तो इसमें उचित लिंग वचन का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी उचित लिंग का प्रयोग नहीं हो रहा है। और उचित लिंग वचन काल हमने किस में पढ़ा है, अन्वय में पढ़ा है। इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाक्य के जो हम कहें कि तत्व या कसौटियाँ हैं, इनसे संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा वाक्य की, यानी कह सकते हैं कि सामान्य जानकारी, वाक्य का सामान्य परिचय या वाक्य के जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, इनके संदर्भ में हमने अध्ययन किया। मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की ये क्लास लग रही है, यानी आपके जो सुझाव हैं वो आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।